हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे लेखपाल का बेहतरीन मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं। लगातार हम आपको क्लासें दे रहे हैं, ग्रामीण परिवेश की भी, यूपी जीके की भी, करंट अफेयर की भी और जीके जीएस की, साथ में पूरा का पूरा मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया जा रहा है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। सब लोग भाई लाइक शेयर कर दीजिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं और जितने लोग ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं सब लोग भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए रेडी। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि कन्या की आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। तो यहाँ पर क्या भर दिया सकते हैं, तो कन्या की हत्या, है ना। यहाँ पर कन्या की और की के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हत्या, मतलब ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पर भरा है ये नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है ना तो प्रकाश को कौन पूछे। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। कह रहे अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, है ना। यहाँ पर आप भर दीजिए क्या, ऑप्शन डी भर दीजिए कि अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, ठीक है ना। चलिए आगे दोस्तों, आप लोग और अच्छी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सिंपल तरीका है जुड़ने के लिए कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद गेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर नंबर मांगेगा, नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा और अपने कोर्स में आप लोग पहुँच सकते हैं, अपने कैटेगरी में आप लोग पहुँच सकते हैं। अनअकैडमी से जुड़ने में आपके बहुत बड़े फायदे आपके हैं। फ्री टेस्ट सीरीज भी हैं और भी यहाँ पर जो आपके टीचर हैं काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर आपको यहाँ पर पढ़ाते भी हैं। एक कोर्स के कम से कम 10 से 15 टीचर होते हैं, जिससे समझ में आता है उससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर कह सकते हैं अनअकैडमी से जुड़ते हैं और प्लस कोर्स लेते हैं उनके लिए काफ़ी बड़े फायदे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो डाउट होता है, लाइव क्लासें होती हैं उनमें डाउट होता है वो भी क्लियर किया जाता है। साथ में यहाँ पर जितना पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको दिया जाता है। अनलिमिटेड क्विज भी आप लोग लगा सकते हैं और इसके लिए देख सकते हैं कि एक कोर्स और भी आपका लॉन्च किया गया है जो कि आपका सारथी बैच है। आपके 60 दिनों का क्रैश कोर्स है आपकी यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2022 के लिए। देख सकते हैं कि एक कोर्स के लिए कब कितने सारे टीचर हैं जो आपको यहाँ पर डील करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। याद रखिए कोई भी कोर्स आप लोग लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमने बताया कि हमारा जो कोड है वो है आपका देव ट्रिक्स। क्या है, देव ट्रिक्स, TRICKX और 10, ये पूरा कोड है, ठीक है ना। तो इस कोड से आप लोग कह सकते हैं किसी भी कोर्स में जाइए, परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारथी बैच का एक मिनी कोर्स चलाया गया है जो कि फ्री मिनी कोर्स आपका है, डेमो के लिए आपका है, 2 से 6 अप्रैल तक आपका है। तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं इस कोर्स से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ में जो लोग यहाँ पर वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोर्स तैयार है आपका। देख सकते हैं 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, यहाँ पर 3 मंथ का, 6 मंथ का काफी कम प्राइस में है और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट लेने के लिए यहाँ पर देव ट्रिक्स 10 का प्रयोग जरूर करें। इससे आपको 10% और भी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। और यहाँ पर अगर आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है और यहाँ पर भी आपको जो कोड यूज करना है देव ट्रिक्स 10 का ही यूज करना है, जिससे 10% आपको और भी फायदा मिल सकता है। कम्बो ऑफर के लिए देख सकते हैं कोई भी कोर्स आपने लिया है, अगर वीडियो का आप कोर्स लेते हैं तो भी यहाँ पर काफी आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाली है और कोड आपको वही है देव ट्रिक्स 10 का यूज करना है, ठीक है ना। यूपीपीएससी मेंस के लिए ऑप्शनल आपकी क्लासें आपकी चल रही हैं तो भी आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, तो आप लोग कोर्स ले सकते हैं। हर एक कोर्स में 10% का डिस्काउंट पाने के लिए आप लोग देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कुमुदिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कुमुदिनी का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। तो देखो कुमुदिनी के पर्यायवाची नलिनी होता है, चंद्रप्रिया होता है, इंदु कमल भी होता है और कैरव भी होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया कौन सा, सी वाला, कैरव। कैरव आपकी कुमुदिनी का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कर रहा है। यहाँ पर देखो दिया गया मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। यहाँ पर अगला है मैं आपकी सौजन्य पर, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा सौजन्य, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है 5 नंबर में मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी।
दादी के प्राण निकल गया तो प्राण निकल गए होता है ना, इसका मतलब ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो गया कि मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। क्लियर है भाई, ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, तत्सम की पहचान करिएगा। यहाँ पर टकसाल है, कौवा है, निम्ब है और आपका पत्थर है। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो दिया गया है सी नंबर आपका निम्ब है ना, निम्ब ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है नीम। क्या होता है, इसका तत्सम नीम होता है, नीम होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यशोदा का संविच्छेद इनमें से क्या होगा। यशोदा का संविच्छेद क्या होता है, देखो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है, इसे हटाकर हम लोग विसर्ग लगाएंगे, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा यशाधंधा। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा यशाधंधा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई, तद्भव शब्द की पहचान करिए सभी लोग। यजमान, जिजमान, सूर्य और आपका ग्रंथि। आपका जवाब जो बनेगा क्या हो जाएगा तद्भव पूछा है ना, तो भैया 8 का जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा जिजमान है ना, क्योंकि यजमान सही है, सूर्य भी है और आपका ग्रंथि ये तत्सम है, लेकिन तद्भव जो आपका है वो आपका जिजमान है। क्या है आपका, जिजमान है, याद रखिएगा। और इसका जो तत्सम होता है वो आपका होता है यजमान होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है। उपर्युक्त, मैथिली शरण, अक्षौहिणी और रचयिता। 9 का जवाब दीजिए। देखो भाई, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, मैथिली शरण, मैथिली शरण। तो मैथिली शरण किस प्रकार से लिखते हैं, मैथिली शरण। देखो भाई, मैथिली होता है, देखो यहाँ पर गलती क्या है, तो मैथिली था में मात्रा होती छोटी ई की, मैथिली शरण है ना, गलती आपके बी वाले में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरा पूछा गया है कि सावन हरे न भादो सूखे। यहाँ पर जवाब दीजिए। लाइक शेयर भाई बढ़ाइए, आप लोग जितने लोग जुड़े हैं लाइक शेयर बढ़ा दीजिएगा। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं भाई लाइक शेयर जल्दी बढ़ाई दीजिए सभी लोग। चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है सावन हरे न भादो सूखे। आपका जवाब होता है क्या, सदा एक सी दशा। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गूलर का फूल होना। यहाँ पर बताइए 11 का ऑप्शन क्या बनेगा। गूलर का फूल होना मतलब होता क्या है, देखो जल्दी तो दिखाई नहीं देता है गूलर का फूल, इसका मतलब हो गया दुर्लभ वस्तु है ना। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उन्मूलन का शब्द का विलोम छांटना है। उन्मूलन शब्द का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। 12 की अगर हम बात करते हैं उन्मूलन का विलोम, तो होता क्या है, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना, तो इसका विलोम हो जाएगा रोपण अर्थात लगा देना, अर्थात इसका ऑप्शन बी हो जाएगा रोपण, आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। इति का विलोम अथ होता है, उन्मीलन का होता है निमीलन होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है, यहाँ पर जब कवि सुंदरता की बात करे है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अलग आपका होगा, अलग अर्थात यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीता से सुंदर है अर्थात जब तुलना की बात करें, क्या सिंपल सी बात करें, जब तुलना की जाती है तो उसमें क्या होता है, अपादान हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कवि का एक वचन पूछा, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो भैया कवि का बहुवचन बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा कवि वृंद होता है। क्या होता है, कवि वृंद होता है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कवि वृंद का एक वचन क्या है, कवि है। ठीक है, क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है लता शब्द का वचन परिवर्तित कीजिए। लता का वचन क्या होता है, लता का लताएं होता है ना, यहाँ पर लताएं, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर 16 नंबर में देखिए भाई, हंस का यहाँ पर अगर हम बात करें, नमक दिया गया है, हंस का एक अर्थ सूर्य दिया है और इसी का एक दूसरा अर्थ होता क्या है, यहाँ पर श्वेत होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है बच्चा गया, इस वाक्य में प्रस्तुत काल पहचानिएगा। चलिए 17 नंबर में बच्चा गया, तो ये कैसा है आपका काल, बच्चा गया, ये सामान्य भूतकाल है। कैसा है, सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, सामान्य भूतकाल बन जाएगा। ठीक है ना, बच्चा गया, ये अभी गया है, अभी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इस कारण से हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य बोलेंगे। अगला रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में समास कौन सा है, तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, इसका जब करेंगे समास विग्रह तो बनेगा रसोई के लिए घर, अर्थात ये तत्पुरुष समास का उदाहरण जिसका भी आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका आंसर है, राइट बन जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है।
चलिए टिकाऊ में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा है, टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है, आऊ, है ना। मतलब आपका जवाब जो बनेगा 19 नंबर में वो आपका डी वाला जिसका भी ऑप्शन आ रहा है आऊ, ये इसका प्रत्यय है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते क्या है भाई, अवसरवादी कहते हैं, याद रखिएगा। जो अवसर के अनुसार बदल जाता है उसे अवसरवादी कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए शब्द आपको बताना है। तो आदि से अंत तक के लिए क्या बोलेंगे, कई बार पढ़ाया गया है आपको। आदि से अंत तक के लिए होता है क्या, अधोपांत होता है, नोट करिएगा। यहाँ पर आंसर जो बनेगा बी नंबर अधोपांत हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को आराम से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसके आंसर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे यहाँ पर दे देंगे, तो टेलीग्राम से और भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर जवाब दीजिए, आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिए भाई, जितने लोग हैं, है ना। कुछ लोग तो सुनते रहते हैं सिर्फ कि जब सर आंसर दे देंगे तब आंसर देना शुरू कर देंगे, भाई साथ साथ में जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर दे रहा है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो ये देखो 38 में बने थे। देखो ऑप्शन जो बनेगा वो कड़ी हो जाएगा। 1938 में कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन थे उसमें से अध्यक्ष चुना गया था, और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी किया गया था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में एशियन पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके पाकिस्तान को, याद रखिए 52 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, है ना, पुरुष हॉकी टूर्नामेंट। भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। जबकि इस श्रृंखला में अगर बात करें तो फाइनल खिताब कोरिया ने जापान को हराकर जीता है, अर्थात कोरिया जीता है फाइनल में जापान को हराकर, ठीक है। और कांस्य पदक जीता है आपके यहाँ पर भारत ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। बताइए भाई कौन से कह सकते हैं अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं अगर कोई नए राज्य का गठन करना है। तो नए राज्य के गठन के लिए यहाँ पर आपका होता है प्रथम अनुसूची। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो देखो भाई यहाँ पर आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अफ्रीकी देश का जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता आया था 1333 में, 1333 में। और याद रखिए इब्न बतूता को एक क्वेश्चन और बनता है, इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था। तो इसे जो काजी नियुक्त किया गया था दिल्ली का, कहाँ का, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। सेवी से अभिप्राय क्या है, सेवी है क्या, सेवी का फुल फॉर्म बताइएगा। सेवी मतलब यहां पर होता क्या है, यहां पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहां पर याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। और सेवी की स्थापना हुई थी कब, आपके 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जारी भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता है। यहाँ पर देखो दिया है प्रतिशतता के हिसाब से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब में सबसे ज़्यादा वन है, याद रखिएगा। और देखा जाए सर्वाधिक यहाँ पर जो वन है वो आपके मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत दिया है तो आप मिजोरम बताएंगे। अगला यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक संतरा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। संतरा उत्पादन जो करता है वो कौन सा जिला करता है, यहाँ पर जवाब दीजिए 57 नंबर में। तो 7 से संतरा और 7 से सहारनपुर, ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। नींबू हो या संतरा आपके मिलता कहाँ पर है, सहारनपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देखिए भाई यहाँ पर आपको याद होगा कि NH-44 जो आपका है ये आपकी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आपका है, ठीक है ना। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। ये भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मार्मगोवा बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। मार्मगोवा जो बंदरगाह है वो आपके कहाँ पर है, मार्मगोवा आपके गोवा में स्थित है। याद रखिए आपका गोवा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा आपका जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, आपको पता है नीलगिरी पहाड़ियों में आपकी मोघ जनजाति नहीं पाई जाती है। याद रखिए, मोघ, ये जनजाति मोघ आपकी कह सकते हैं नहीं पाई जाती है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि आपकी टोडा, कोटा, कुरुम्बा जनजाति निवास स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय कपास अनुसंधान आपका कहाँ पर है? तो हमने आपको ट्रिक से भी बताया था, का पास खड़े हो। तो कपास आपका खरीफ की फसल है, और का पास किसके पास? आपके नाग के पास है ना, तो आपका नागपुर इसका आंसर आपका हो जाएगा 61 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। याद आ गया है ना? हमने बताया था 2-3 बार पढ़ोगे तो हर एक चीज आपको याद हो सकती है। तो आपका जवाब क्या हो गया? ए नंबर हो जाएगा, नागपुर, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, रक्त के थक्के जमने में अर्थात थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? चलिए 62 नंबर जवाब दीजिएगा। तो देखिए, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है कौन सा? विटामिन के होता है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम कभी कभी पूछ लेता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फ्निकोन्यून होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना? और देखा जाए तो इसका जो स्रोत है वो टमाटर हो गया, हरी सब्जी हो गया, दूध इसका उत्पादन होता है, अर्थात जो आपका फ्निकोन्यून होता है या विटामिन के होता है टमाटर, हरी सब्जी और दूध में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? देखो, अधिकतम की बहुत बात कर लिया है। जब अधिकतम की बात करें तो आपको जवाब देना है क्या? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 1 घंटा बनेगा। क्या? जब अधिकतम बात करें। वैसे प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है वो पटल पर कागजातों को रखने एवं किसी भी सूचीबद्ध कार्य शुरू करने के पहले समय को शून्यकाल कहते हैं, या 12 बजे के करीब शुरू हो जाता है। इसी काल अवधि को हम 1 घंटा तक हो सकता है अधिकतम। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। वैसे लगभग 15 मिनट में सब काम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यह है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? वेरी इजी क्वेश्चन आपका है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए, आपके नीलम संजीव रेड्डी, जिसका ऑप्शन है आपका सी नंबर भाई, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल राइट आंसर आया है। ये भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे, और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ठीक है ना? नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए कि नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्लियर हो गया भाई? चलिए आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की गई थी, मतलब पाकिस्तान की जो मांग है वो आपकी 1940 में की गई थी। याद रखिए, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पृथक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था, और पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया है। याद रखिए कि पाकिस्तान जो शब्द दिया है वो चौधरी रहमत अली ने दिया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? बताइए भाई 66 नंबर में। सभी लोग भाई जवाब दीजिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई। जो लोग बाद में जुड़ते हैं तो कमेंट भी करते रहिए और थोड़ा बहुत लाइक शेयर भी करते रहिए भाई। चलिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया 66 नंबर में? चलिए, ये है आपके टेलर, अर्थात इनका ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड टेलर, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? और जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है, या किस सिद्धांत पर? बताइए। तो ऐसा भाई आपने सिस्टम कई बार पढ़ा है, ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत का नामकरण इसके आविष्कारक आर्किमिडीज के सम्मान में किया गया है ना? तो ऑप्शन बनेगा क्या? बी हो जाएगा। अगला बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपके दिया है। तो भैया संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को ही यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? देखो, ये क्वेश्चन आपको कई बार आपने पढ़ा भी होगा, है ना? 1-2 बार प्रैक्टिस सेट में मिला भी है। तो भाई पहले आपके बृहस्पति के हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह शनि के हो गए हैं। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा डी नंबर। भाई सन लगाइएगा। कितने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कितने हैं। ठीक है, अगला बताइए, कह रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का जो प्रकाश है इसे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है? तो देखो भाई यहाँ पर आपका 8 मिनट 20 सेकेंड,
8 मिनट 20 सेकेंड ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, है ना। कहीं कहीं पर 8 मिनट 16 सेकेंड होता है, कहीं पर 18 भी होता है, तो लगभग आपके 16 से 20 तक आपका मान्य किया जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका डी। वैसे एग्जैक्ट वाला देखा जाए तो 8 मिनट 16 सेकंड वाला होता है, वो सही कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन ऐसे मिलेंगे नहीं, तो ऑप्शन मिलेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो 52 नंबर का ये जो संस्करण हुआ है, ये फिल्म महोत्सव आपके गोवा में संपन्न हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा इस समारोह में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य उत्तर प्रदेश को चुना गया है। ये भी याद रखिएगा कि फिल्म की शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश चुना गया है, ये भी पॉइंट नोट करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था 72 नंबर में भाई। तो देखिए भाई आपको पता है कुशीनगर जनपद में, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा कुशीनगर जनपद, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला बताइएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। तो देखिए भाई महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा बी नंबर, हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। अच्छा, इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या है कि भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था, है ना। यह व्यवस्था समता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब की में लागू की गई थी, ठीक है। चलिए 30% भाग पर यह सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो भैया जैसे आपको पता है योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था थी, उसी का स्थान लिया है नीति आयोग। तो नीति आयोग एक भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसलिए नीति आयोग आपका कैसा है, ये गैर संवैधानिक या संवैधानिक संस्था आपकी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो आयोग है, ये जो आपका आयोग है योजना स्थान पर आया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान का भाग सेकंड किससे संबंधित है। तो भाई भाग सेकंड जो दिया है वो नागरिकता से है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपका वर्णन देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है। चलिए बताइएगा, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो तापक्रम होता है बॉडी का वो कितना होता है। यहाँ पर जवाब दीजिए 76 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई, तो देखिए भाई यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब बहुत लोग यहाँ पर बी नंबर लगा रहे हैं, तो भाई ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं भैया। यहाँ पर सेंटीग्रेड है, बात हो रही है यहाँ पर सेंटीग्रेड की, तो आप ही बताइए क्या बॉडी में 98.6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा क्या। जब इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो गलने लगेगा आदमी, है ना। याद रखिए यहाँ पर आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है जो टेम्परेचर होता है, तो ये फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 37 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन लगाना है सी वाला लगाना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो ये बताइए, जो आपका दिया है HDI मतलब हो गया मानव विकास सूचकांक। ये अवधारणा जो लाया है वो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक द्वारा 1990 में किया गया था, और ये सूचकांक को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास अर्थात UNDP द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर, जिसका आया बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए नंबर मत लगाइए भाई, यहाँ पर लगाना है आपको सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी। तो भैया आबादी आप बताइए 200 मिलियन लगभग आपकी, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, ए नंबर लगभग 200 मिलियन इसका आंसर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो आपका है जनसंख्या के मामले में पहला स्थान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या बताइए भाई, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या क्या है। तो लगभग आपकी 350 है वर्तमान में देखा जाए, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा 350। 18 मंडल हैं और आपके 75 जिले हैं, क्यों भाई, ये तो है ना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कन्या सुमंगला योजना। देखिए आपका दिया गया है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब जो बनेगा 80 नंबर में वो बनेगा डी नंबर, 15,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत आपकी की गई थी, और इस योजना के तहत अलग अलग चरणों में लड़कियों की शिक्षा के लिए 15,000 रुपये तक की राशि या वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। तो भैया बताइए उत्तर प्रदेश में जिला कौन सा नहीं है। मेरठ भी है, बस्ती भी है, अमेठी भी है, लेकिन देहरादून है क्या भाई।
देहरादून आपके यहाँ नहीं है, ये तो उत्तराखंड की राजधानी है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष हुआ था, यहां पर आंसर दीजिएगा। जवाब हो जाएगा 76, अर्थात आपका 1976 इसका ऑप्शन बनेगा, बी नंबर 1976 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जिनमें से कौन सा है। आम का उत्पादन जो करता है वो कौन करता है, याद रखिएगा आपका उत्तर प्रदेश ही करता है, याद रखिए उत्तर प्रदेश आपका है। और यहाँ पर देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो ये बताइए, चीनी मिट्टी के लिए ये जो आपका है आपका बुलंदशहर है ना, ऑप्शन बनेगा बुलंदशहर के खुर्जा में आपका जवाब बनेगा, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है, खुर्जा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है। चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया आपको याद रखिएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कानपुर। नोट करिएगा भाई, यहाँ पर आपका जवाब देना है, बी नंबर देना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर चमड़ा उद्योग की राजधानी कही जाती है। कानपुर में लेदर पार्क का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है। तो भाई बारिश के मौसम में गीत गाया जाता है आपका कौन सा, आपका ये जो कजरी है, कौन है भाई, कजरी आपका आंसर इनमें से राइट हो जाएगा, कजरी, है ना। ये आपका जो गीत है वो सावन भादो महीने में गाया जाता है, ठीक है, सावन और भाद्रपद में गाया जाने वाला ये गीत है अधिकतर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। बटेश्वर जो मेला है ये पशुओं का मेला है, और ये आपका लगता है जो कि आपके आगरा में है ना भाई, आगरा ऑप्शन हो जाएगा, है ना भाई। आगरा वालों जितने लोग हैं, सही है ना, बिल्कुल सही है, आपका हो जाएगा आगरा वाले, ऑप्शन बिल्कुल बी नंबर आ रहा है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। चलिए, चिकन बिरयानी, तो भैया ये चिकन बिरयानी नहीं है, ये कढ़ाई शैली है ना। ये है आपके लखनऊ के लिए जाना जाता है, लखनऊ जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। मेरठ में किसका उत्पादन होता है, मेरठ में उत्पादन जो होता है किसका, भाई खेल के समन का होता है ना, बहुत बार तो पढ़ाया आपको यूपी जीके में, सभी के जवाब सही हैं। अगला है यहाँ पर, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, तो भाई भारत का सिराज कहा जाता है आपके जौनपुर को, जो कि ऑप्शन क्या है आपका, ये नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक शासक थे सरकी सुल्तान, क्या सरकी सुल्तानों ने जौनपुर पर कई वर्षों तक शासन किया, और इन शासकों के समय यहाँ की स्थापत्य कला अपने चरम पर थी, है ना। तो ये आपका सिराज हिंद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष चलाया गया था। स्कूल चलो अभियान किस वर्ष चलाया गया था, यहां पर नोट करिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा, स्कूल चलो अभियान 2001, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। स्कूल चलो अभियान किस वर्ष चलाया गया था, तो जवाब क्या बनेगा भाई, 2001 कि 2005, बताइए भाई। स्कूल चलो अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 2001 हो जाएगा, है ना, इसका ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ पर जवाब दीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो देखो दिया है 1984, 1985, और भी देखिए और भी दिया गया होगा 1986 और 1987। अब बताइए इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर 1986, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में हुआ था भाई, इसमें कोई डाउट लग रहा है। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ये 2009 में हुई थी भाई, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, 2009 में शुरू की गई थी, और यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भाई आपका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन जो होना चाहिए वो आपका 2009 होना चाहिए भाई, है ना, 9 होना चाहिए, लेकिन 9 इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में 2009 करिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर देखिए आपका 93 में, तो आपका 93 हो जाएगा क्या, मिर्जापुर, झांसी, बहुत ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक जरीब कितने के बराबर होता है। एक जरीब कितने के बराबर होता है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा, एक जरीब कितने के बराबर होता है।
तो देखिए यहाँ पर आपका 94 का ऑप्शन क्या बनेगा, 55 गज के बराबर होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। हमने पीईटी के समय स्पेशल क्लासें आप लोगों को पढ़ाया था, स्पेशल क्लासों में हमने आपको हर चीज़ पढ़ाया था। बंबू नृत्य ये आपके कहाँ पढ़े भाई, आपके मेघालय में है, याद रखिए मेघालय और आपके मिजोरम का जो एरिया है वहाँ पर आपका होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कह सकते हैं पूर्वोत्तर राज्य में जैसे मेघालय है और वहीं पर आपका जो मिजोरम है वहाँ पर आपका होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई। चलिए 53 बिल्कुल सही है, याद रखिए 1953 में 2 अक्टूबर 1953 को ये आपकी हुई थी। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो भैया आप बताइए, राज्यों को पंचायतों का गठन ये जो दिया गया है वो किस में दिया गया है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ये भाग 4 में अनुच्छेद 40 है, भाग 4 अनुच्छेद 40, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन अधिक होता है। यहाँ पर बताइए 98 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा का अपरदन सर्वाधिक होती है। तो यहाँ होता है जलीय अपरदन। क्या होता है, जलीय अपरदन होता है, क्योंकि बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, गंगा यमुना का जो मैदान है बाहर से मिट्टी लाई जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अवनालिका अपरदन पूछे तो अवनालिका अपरदन के लिए आपका इटावा क्षेत्र आपका सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, 99 ना जवाब दीजिएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका जो कानपुर है, क्या है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर हम बात करें कि तमिलनाडु में कोयम्बटूर शहर है, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, और भारत का मैनचेस्टर आपके अहमदाबाद को कहते हैं। तो तीनों मैनचेस्टर आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष या उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दर्ज की गई थी। तो देखिए भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगर पूछे कि उच्चतम औद्योगिक विकास दर वो 11.8 हुई थी छठी वाले में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नकारात्मक, तो नकारात्मक जो आपकी हुई थी ये 9वीं में हुई थी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और अधिकतम पूछ लेता ये तो आपकी छठी वाली में उच्चतम आपकी हुई थी आपकी 11.8 हुई थी। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे तो आपका आंसर की होगी और आंसर की के बाद आपका यहाँ पर पीडीएफ हो गई। तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक। ठीक है, देव जीके ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, लिंक से कर सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ सकते हैं, वहाँ पर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और जो आपका गद्यांश वगैरह है वो भी उसी में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी आज की क्लास ये रखते हैं। काफ़ी अच्छी क्लास रही है, दमदार क्लास रही है। कितना आपका स्कोर गया है भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और थोड़ा भी पसंद आया है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सभी लोग करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग 5 बजे। ठीक है, कितने बजे, 5 बजे। देखो भाई टाइम आपको बता देते हैं। 3 बजे लेखपाल का मॉडल पेपर होता है, 5 बजे आपकी ग्रामीण प्रवेश होती है, 5:30 बजे जीके जीएस करंट अफेयर यूपी जी की क्लास हो जाती है, और 8:45 में आपकी हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, टाइम टेबल भी मिल गया। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राम राम।